गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023। बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023, बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के लिए जितने भी स्टूडेंट्स बिहार पॉलिटेक्निक 2023 को पास करना चाहते हैं या फिर इस बार सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के डिप्लोमा में जो पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके लिए आपको यह परीक्षा पास करना होता है और आपको अच्छा नंबर से आप पास करेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा इंजीनियरिंग के लिए, डिप्लोमा के लिए जो पॉलिटेक्निक का जो कोर्स होता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 का मॉडल सॉल्व पेपर है, जो आपका 2017 का यह क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर। और आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को परीक्षा को पास करना चाहते हैं, वो आपके लिए बहुत सारा वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड है, उसको आप सभी वीडियो को देखिए और शुरू से अंत तक देखिए और आपको बहुत सारा अनुभव मिल जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे आपको पढ़ना है। तो और आपको जितना भी पढ़ने का स्ट्रेटजी मिले वो आपको सब हम बताएंगे वीडियो में, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और आप अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। चलिए, तो आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री का क्वेश्चन को करने वाले हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपका 30 क्वेश्चन को आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका बार बार पूछा जाता है बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, किसी भी पॉलिटेक्निक एग्जाम में ये सब क्वेश्चन को पूछा जाता है। आप सभी जानते हैं कि 10, 11 और कुछ 12 का, अब 10, 11, 12 का थोड़ा सा 12 का ज़्यादा 11th 10 का रहता है और कुछ 12 का लेसन रहता है जो कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आप पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। चलिए, तो आज इस वीडियो में आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन को देखेंगे। केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन जो आपका 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप सभी जानते हैं कि आपका जो 1 से 30 तक जो आपका क्वेश्चन होता है वो आपका फिजिक्स का होता है। इसके बाद जो आपका 31 से लेकर के 60 तक आपका वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन होता है और फिर आपका 61 से लेकर के 90 तक आपका मैथ का क्वेश्चन होता है। ये आपका पैटर्न है। तो 1 से 30 तक जो है आपका ये हम चैनल में अपलोड कर दिया 2017 का क्वेश्चन पेपर को। आज हम इस वीडियो में आपका केमिस्ट्री का देखेंगे 31 से 60 प्रश्न को, जो आपका 30 प्रश्न केमिस्ट्री से है। उसके बाद 61 से 60, 90 आपका मैथमेटिक्स का रहता है, उसको भी अगला वीडियो में करेंगे। तो इस तरह से आपका आप सभी जानते हैं कि 90 नंबर का आपका परीक्षा होता है बिहार पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम के लिए। 90 नंबर होता है, 30 नंबर 90 क्वेश्चन होता है, 90 नंबर नहीं, 90 क्वेश्चन होता है। कितना होता है? 90 क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है 90 क्वेश्चन रहता है। 30 क्वेश्चन रहता है फिजिक्स से, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से। और इस तरह एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है। तो 90 क्वेश्चन कितना मार्क्स हो गया? 90 गुना 5, 450 मार्क्स। 450 मार्क्स का आपका पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होता है बिहार में। और आपका इसमें कोई निगेटिव नहीं है और आपका ऑब्जेक्टिव बेस होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। इस तरह से आपका बहुत ही आसान आसानी से आप परीक्षा को पास कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो होता है नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। 31 से जो 60 तक आपका केमिस्ट्री का होता है। आज इस वीडियो में केमिस्ट्री का ही 30 क्वेश्चन को देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर है आपका 2017 का। और प्रीवियस ईयर आप कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं और आपको अच्छा से सरकारी कॉलेज भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा स्कोर अच्छा करेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 31 नंबर क्वेश्चन। किस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? देखिए, किस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। वास्तव में यह क्या है? अभिकर्मकों तथा
उत्पादों के द्रव्यमानों का यथार्थ मापन का परिणाम है। तो यह क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, जिसके अनुसार द्रव्य को न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 32, 32 नंबर क्वेश्चन आपका ये आपका ये जो आपका क्वेश्चन देख रहे हैं, प्राउस्ट ने क्यूप्रिक कार्बोनेट के 2 नमूनों पर प्रयोग किया जिनमें एक की उत्पत्ति प्राकृतिक एवं दूसरा संश्लेषित है। तो उन्होंने पाया कि इनमें से उपस्थित तत्वों का संगठन नीचे आंकड़ों में दर्शाया गया है, जो कि समान होता है। प्राकृतिक नमूना आपका है और यह संश्लेषित नमूना है। कॉपर का परसेंटेज आपका है 51.35% और आपका संश्लेषित का आपका है 51.35%। दोनों क्या है? इक्वल है, प्राकृतिक नमूना और संश्लेषित नमूना। अब O2 का परसेंटेज है आपका, O2 का परसेंटेज कितना दिया आपका? 9.74% है और इस दोनों में 9.74% ही है, जो कि आपका एक प्राकृतिक है, एक आपका संश्लेषित है। इसी तरह से कार्बन का भी है 38.91% और इधर भी 38.91%। तो इस तरह से आपका प्राकृतिक और संश्लेषित का जो परसेंटेज है कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन का। आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसके बाद क्या है आपका? इसके बाद आपका ये जो तो यह बता रहा है, ये जो क्वेश्चन था आपका 32 नंबर, आप लोग ये तो देख लिए थे, कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन का। तो यह बोल रहा है कि यह इसमें क्या चीज़ को शो कर रहा है। यह जो आपका टेबल चार्ट देखें आपका, तो वह चीज़ किसको शो कर रहा है, यह कौन सा नियम है और उपरोक्त आंकड़ों का समर्थन करता है। कौन सा नियम का? गुणित अनुपात का नियम, गे लुसेक का गैसीय आयतनों का नियम, या फिर अवोगाड्रो का नियम, या फिर स्थिर अनुपात का नियम। अभी जो आप संश्लेषित और प्राकृतिक का जो परसेंटेज था कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का, तो जो भी था समथिंग, तो इसमें कौन सा नियम को किस नियम को आंकड़ों, ये जो आंकड़ा दिया हुआ है ऊपर में, तो उस आंकड़ा जो है आपका किस नियम को प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? स्थिर अनुपात का नियम को प्रदर्शित करता है। यह आंकड़ा जो आपको स्थिर अनुपात का नियम को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या है? देखिए, स्थिर अनुपात का नियम जो आपका क्या है? स्थिर अनुपात का नियम फ्रेंच रसायन शास्त्री जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। आप इस तरह से भी पूछ सकता है कि स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया है या किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। तो स्थिर अनुपात का नियम जो है वो फ्रेंच रसायन शास्त्री था, जिसका नाम था जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। और उनके अनुसार जो है दिए गए यौगिकों में तत्व भारानुसार, तत्व का जो भार के अनुसार सदैव समान अनुपात में स्थिर होते हैं। जो तत्व का जो भार के अनुसार सदैव समान अनुपात में स्थित होता है, ये आपका यह नियम जो दिया, इसमें ये चीज़ बताया गया। और इसलिए जो है दिए गए यौगिक में सभी तत्व क्या है वो समान प्रकार के हैं, क्योंकि सबका परसेंटेज क्या है? संश्लेषित प्राकृतिक सब में क्या था? समान था। कार्बन का समान था, ऑक्सीजन और इधर आपका कॉपर, सभी का क्या परसेंटेज क्या था? समान था। इसलिए जो वो क्या है, सभी तत्व समान प्रकार के एवं समान अनुपात में होंगे, चाहे उन्हें प्राप्त करने का स्रोत कोई भी हो। तो इससे क्या पता चला कि स्थिर अनुपात का नियम बोलता है कि इसका जो है यौगिक जो है वो यौगिक में सभी तत्व समान प्रकार के होंगे और समान अनुपात में ही होंगे, चाहे उनके प्राप्त करने का स्रोत अलग अलग क्यों न हो, चाहे वह संश्लेषित यौगिक हो या फिर प्राकृतिक यौगिक। स्रोत प्राप्त करने का अलग भी होगा तो जो है वो उसका समान जो तत्व का जो प्रकार है वह क्या है वो समान रहेगा और अनुपात भी क्या होगा? समान होगा। यह चीज़ आपका स्थिर अनुपात का नियम में यह चीज़ वर्णन है। और यह किसके द्वारा दिया गया है? तो फ्रेंच रसायन शास्त्री जोसेफ प्राउस्ट, जो कि आपका फ्रेंच का था, और वह इसने ही स्थिर अनुपात का नियम को प्रतिपादित किया। चलिए अगला प्रश्न आपका 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन, अब निम्न में से किस नियम के अनुसार यदि दो यौगिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के स्थिर द्रव्यमान से संयोग करता है तो छोटी पूर्ण संख्या अनुपात के रूप में होता है। देखिए, ये जो आप एक्सप्लेनेशन जो आप लोग ने सुना कि
यह किस नियम के अनुसार ये ऐसा बात होता है, यह किस नियम ये चीज़ कहता है कि यदि दो यौगिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, यदि दो यौगिक जो अभिक्रिया करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के स्थिर द्रव्यमान से संयोग करता है तो छोटी पूर्ण संख्या अनुपात के रूप में होता है। यह किस नियम में ऐसा होता है, यह किस नियम में ऐसा संभव है, उस नियम को आपको बताना है। तो अवोगाड्रो का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, या फिर गे-लुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। तो आप लोगों ने तो अभी स्थिर अनुपात का नियम तो आप लोगों ने पढ़ा, तो आपका क्या हो जाएगा, स्थिर अनुपात का नियम तो नहीं होगा, क्योंकि स्थिर अनुपात में तो कुछ अलग था जो आपको अभी देखने को मिला। इसमें समान प्रकार का तत्व होता है, उसका भार भी समान और उसका अनुपात भी क्या होता है, समान होता है, चाहे उसका स्रोत अलग अलग क्यों न हो, जो कि आपका जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा जो दिया गया था, जो फ्रेंच रसायन शास्त्री था। लेकिन यहाँ पे ये तो अलग है स्टेटमेंट, नियम अलग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका 33 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी, गुणित अनुपात का नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, गुणित अनुपात का नियम। ये जो आपका नियम जो आप स्टेटमेंट जो ऊपर में जो लिखा हुआ है, ये आपका गुणित अनुपात का नियम को वो दर्शा रहा है। गुणित अनुपात के नियम के अनुसार क्या कहता है, यदि दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उनमें से एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है तो छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में होता है। तो कहने का मतलब जो आपका जो ऊपर में जो स्टेटमेंट है ये आपका किसका है, गुणित अनुपात का नियम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अब 34 नंबर क्वेश्चन आपका है, 34 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा कथन गुणित अनुपात नियम की व्याख्या करता है। निम्न में से कौन सा कथन गुणित अनुपात का नियम की व्याख्या करता है। तो ये आपका जो देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, गुणित अनुपात का जो नियम है वो अभी आप गुणित अनुपात का नियम आप पढ़ें। क्या पढ़ें, गुणित अनुपात का नियम क्या होता है कि यदि दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उनमें से एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है तो छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में होता ही है। क्या है, गुणित अनुपात का नियम है, यह गुणित अनुपात का नियम है। तो यहाँ गुणित अनुपात का नियम की व्याख्या जो है वो कौन कर रहा है वो आपको बताना है। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, गुणित अनुपात के नियम को का व्याख्या कर रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। एक XO एवं XO2 दो ऑक्साइडों से बनता है और इनमें क्रमशः 50% एवं 60% ऑक्सीजन है और 1 ग्राम तत्व के साथ संयोग करने वाली जो ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3 होता है। यही को क्या बोलते हैं, यह गुणित अनुपात का नियम को का वो व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। XO में जो 50% जो 50 ग्राम जो तत्व है XO, यह क्या आपका गुणित अनुपात का नियम का अनुसरण कर रही है। जो आपका रेशियो जो बता रहा है, ये जो XO और XO2 का 50% और 60% ऑक्सीजन, तो इसमें 1 ग्राम तत्व के साथ जो संयोग कर रहा है उसमें जो ऑक्सीजन का अनुपात जो आपका 2:3 का जो रिजल्ट आ रहा है, तो यह कहीं ना कहीं है क्या हुआ, गुणित अनुपात के नियम का वो अनुसरण करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपका क्या है, एक गैस का सूत्र जो आपका CO और इधर पावर में क्या हॉल में आपका है X है। तो आप बताइए हॉल में जो X है तो यहाँ पर तथा इसका वाष्प घनत्व क्या है, 70 है। वाष्प घनत्व कितना, 70 है। तो X का मान क्या होगा, देखिए X का मान क्या होगा। तो X का मान क्या होगा आपका 7 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा कि 6 होगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 5। 35 का सी हो जाएगा 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO इधर 5 हो जाएगा, CO5। इसका घनत्व जो है वो कितना है, 70 है। तो X का मान कितना होगा, CO पर पावर कितना 5, कितना पावर 5। अब देखिए ये कैसे होगा, आपको बताते हैं कैसे होगा। देखिए वाष्प घनत्व कितना दिया, 70,
वाष्प घनत्व कितना दिया 70, और आणविक द्रव्यमान जो आपका कितना होता है, आणविक द्रव्यमान क्या, वाष्प घनत्व आपका 70 है, वाष्प घनत्व कितना 70, तो आणविक घनत्व कितना हो जाएगा 2 से गुना हो जाएगा, 2 से गुना हो गया, 2 से गुना हो जाएगा, 2 गुना 70, 2 गुना 70, तो 2 गुना 70 कितना हो गया 140। यह 70 आपका क्या है वाष्प घनत्व, और 140 क्या है आपका आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान कितना हो गया 140, क्योंकि 2 से गुना कर दिया, 2 गुना 70 तो क्या होगा आणविक द्रव्यमान निकल गया 140। यहाँ पे सूत्र आपका लिखा हुआ है, सूत्र क्या लिखा है CO पर होल पर पावर होल x है, CO पर होल x। तो यहाँ पर आपका आणविक द्रव्यमान जो था आपका, आणविक द्रव्यमान कैसे निकल जाएगा, आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा आपका, देखिए CO जो था इधर क्या है आपका x है, तो कार्बन का कितना होता है 12, और ऑक्सीजन कितना होता है 16, और इस तरह से x क्या है x है, बराबर आणविक द्रव्यमान कितना दिया 140, आणविक द्रव्यमान कितना दिया 40, तो 40 दिया, तो 16 और 12 कितना हो गया, सॉरी ये 16 है, यहाँ पे 100 नहीं होगा, ऑक्सीजन का 16 होता है और कार्बन का 12, तो 16 और 12 कितना हो गया 28, 16 12 28 गुना x बराबर 140। तो 128 का टेबल में 140 कितना बार में कटता है 5 बार में, तो x का मान कितना निकल गया 5, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा C सही हो जाएगा। तो बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन समझने वाला है, लॉजिक से भरा हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप उसको समझने पर जोर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C 5, कितना हो जाएगा 5। कैसे निकालें, इसका जो वाष्प घनत्व कितना था 70, तो आणविक जो द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40, वाष्प घनत्व 70 और आणविक द्रव्यमान कितना होगा 140, क्योंकि उसका डबल होता है, इसका डबल हो गया, ठीक है। तो और इसका सूत्र दिया आपका CO पर पावर होल x, और इसका मान कितना हो गया वाष्प जो आपका आणविक द्रव्यमान है 140 हो गया। अब कार्बन का 12 होता है द्रव्यमान और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो फिर यहाँ पे हॉल में आपका x, इस तरह से 140। अब यहाँ पे 15 और 16 कितना, 12 और 16 कितना हो गया 28 गुना x, ये गुना में है, इंटू में x है, इंटू में क्या x इंटू x, ये सूत्र है दिया हुआ है CO इंटू CO और इंटू होल पावर होल पर मतलब मल्टीप्लाई में है, x का गुना में है, बराबर कितना 140। तो इस तरह से 28 का टेबल में 140 आता है, कितना नंबर 5 बार में 28 5 140, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा x का मान कितना निकल गया 5, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 36 नंबर प्रश्न आपका, 36 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक तत्व का तुल्यांकी भार 4 है, एक तत्व का तुल्यांकी भार कितना है 4, एक तत्व का तुल्यांकी भार 4 है, और इसके क्लोराइड का वाष्प घनत्व कितना है 59.25, वाष्प घनत्व कितना है 59.25। तो तत्व की संयोजकता क्या होगा, तत्व की संयोजकता क्या होगा, तो वाष्प घनत्व कितना है 59.25, तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2 से गुना करेंगे, तो 59.25 को 2 से गुना करेंगे तो निकल जाएगा आणविक द्रव्यमान, जो कि आपका गुना करने पर क्या आ गया 118.5, 118.5 क्या हो जाएगा आपका आणविक द्रव्यमान, और वाष्प घनत्व कितना निकल गया, और वाष्प घनत्व का डबल होता है आणविक द्रव्यमान। और यहाँ पे इसका सूत्र है आपका इसका जो, तो क्या हो जाएगा Cl पर पावर n, सॉरी MClN, जो आपका जो क्लोराइड है आपका, क्लोराइड का पावर यहाँ पे जो भी होगा क्लोराइड का n कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे यहाँ तो n का कुछ मान होगा, और m कोई धातु होगा, जो कि क्लोराइड है तो किसी का साथ कोई भी धातु है ना, m क्या मान लिया एक धातु है, और क्लोराइड तो क्लोराइड Cl होगा, और यहाँ पे n का मान कुछ ना कुछ होगा, तो ऐसा होगा सूत्र उसका। तो m प्लस n इंटू ये जो क्लोराइड का कितना होता है 35 क्लोराइड का जो द्रव्यमान कितना होता है आपका 35.5, ये हो गया, इक्वल टू कितना आपका दिया हुआ है आपका जो गुना, इसको जो आणविक द्रव्यमान जो निकला आपका 59.25 का, तो 118.5 अब इसको सॉल्व करिएगा, कितना हो जाएगा, सॉल्व करिएगा तो आपका हो जाएगा तो सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो तुल्यांकी भार कितना दिया 4 दिया, तुल्यांकी भार कितना दिया 4,
तुल्यांकी भार कितना दिया है 4। तो ये आपका m प्लस क्या हो गया m प्लस n इंटू 3.35.5 इक्वल टू 180। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। ये जो आपका यहाँ पर था m प्लस क्या था m प्लस n इंटू 35.5 इक्वल टू 118.5। तो आपका m के बदले में क्या लिख सकते हैं, m के बदले में आप x पर पावर n लिख सकते हैं, जो कि आपका तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार क्या है, तुल्यांकी भार आपका जो है वो उसको m के बदले x n लिख सकते हैं, और फिर क्या n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको, तो आ जाएगा 35.5 n। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा इक्वल टू 118 इंटू 5। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए तुल्यांकी भार कितना दिया हुआ है 4, तुल्यांकी भार कितना दिया 4, तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, ये तुल्यांकी भार x हो गया, तो इधर क्या हो गया 4n, क्या हो गया 4n, x के बदले में क्या लिखते हैं 4, तो x क्या है तुल्यांकी भार है, प्लस 35.5 n इक्वल टू 118.5। अब देखिए 4n प्लस 35.5 n कितना होगा 39.5 n, यह हो जाएगा 39.5 n इक्वल टू हो जाएगा 118, इधर क्या हो जाएगा 118.5। तो इस तरह से n का मान निकालेंगे, क्या 118.5 को डिवाइड कर देंगे 39.5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा n का वैल्यू 3, जो कि आपका क्या है MC3 या m की संयोजकता कितना हो गया 3। n का मान कितना निकल गया, n से भाग करेंगे तो 39.5 को 3 बार में कट जाएगा आपका 118.5, तो n का मान निकल गया आपका 3। n का मान कितना निकल गया 3। अब वीडियो को रोक करके इसको अच्छा से लिख लीजिएगा। तो n का मान कितना निकल गया, ये फार्मूला आपका है m प्लस n इंटू 35.5 इक्वल टू 118.5। 118.5 कहाँ से आया, तो आपका जो वाष्प घनत्व आपका जो दिया हुआ है 59.25, और उससे आप निकाल लेता है मोलर द्रव्यमान। तो वाष्प घनत्व से मोलर द्रव्यमान जब निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 118 प्लस 118.5, इस तरह से आ गया। अब m को m के बदले में एक्शन लिख सकते हैं, क्योंकि m क्या है वो m क्या है, m के बदले में एक्शन लिख सकते हैं, जो कि आपका क्या है लिख दिया, m के बदले में क्या लिख दिए एक्शन लिख दिए, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये वाला को मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ आ गया। अब x क्या है तुल्यांकी भार है, तो x का वैल्यू कितना है 4, तो क्या होगा 4n, इधर इसको मल्टीप्लाई कर तो क्या 35.5n। इस तरह से आपका n का मान 4n, इधर 35.5 m जोड़ दें कितना होगा 39.5 m, 39.5 m बराबर कितना हो गया 118.5। अब n का मान निकालने क्या करेंगे 118.5 को भाग कर देंगे 39.5 से, तो इस तरह से n का मान निकल गया 3, n का मान निकल गया आपका 3। इस तरह से जो है आपका n का मान कितना निकल गया 3, n का मान 3 निकल गया। तो यहाँ पर आपका m क्लोराइड जो है आपका, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा MC, यहाँ पर जो n था MCN, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा MC3 हो जाएगा, MC3 हो जाएगा। और m का जो संयोजकता कितना हो गया, m का संयोजकता कितना हो गया वैलेंसी 3, m का संयोजकता कितना हो गया 3। तो यहाँ पे उसका संयोजकता पूछा है, m एक तत्व है, तो क्या हो गया तत्व है, तो इसका संयोजकता कितना हो गया 3। तो ऑप्शन नंबर किस में है V में, 36 का हो जाएगा V। तो इस तरह से इसको बनाने का तरीका है। वाष्प घनत्व आपका इतना दिया है, उसका उससे आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे, मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, 2 से गुना करेंगे। उसके बाद फिर आपका जो सूत्र आपको लिखे थे, सूत्र जो आपका था m प्लस n इंटू जो क्लोरीन का जो द्रव्यमान होता है, यह सूत्र। उसके बाद आपका इसका आणविक द्रव्यमान, इसके बाद आप सॉल्व करिएगा तो आपको आ जाएगा धीरे धीरे, इसलिए आप उसको वीडियो को अच्छा से धीरे धीरे देखना है, और आपको कॉपी में लिखते जाएंगे तो सभी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन आपका है, किसी कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र जो है CH2O है तथा इसका वाष्प घनत्व 45 हो, इसका वाष्प घनत्व 45 हो, तब यौगिक का आणविक सूत्र होगा, तो कितना होगा आपका CH2O, C2H5O, C2H5O,
C3H6O। तो इसमें से इसका आणविक सूत्र क्या होगा? इसका आणविक सूत्र क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा आपका 37 का ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? C3H6O3। C3H6O3 ये क्या निकला आपका? यौगिक का आणविक सूत्र। किसी कार्बनिक यौगिक का जो मूलानुपाती सूत्र है CH2O और इसका वाष्प का घनत्व कितना है? 45। तो यौगिक का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? C3H6O3। अब वो कैसे बनता है? देखिए आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वाष्प घनत्व कितना है? 45। या वाष्प घनत्व कितना है? 45। वाष्प घनत्व 45 है। तो वाष्प घनत्व 45 है, तो अभी तो आपका बताए थे फार्मूला। वाष्प घनत्व कितना हो गया? 45। और आपको आणविक भार निकालना हो, वाष्प घनत्व दिया रहेगा और आप निकालेंगे आणविक भार, तो क्या करेंगे? उसको 2 से गुना कर देंगे 45 को। तो कितना हो जाएगा? वाष्प घनत्व को 2 से गुना करके 90। इस तरह से कितना निकल गया? वाष्प घनत्व 45 है और आणविक भार कितना निकल गया? 90, क्योंकि उसका दुगुना होता है। वाष्प घनत्व जितना होता है उससे दुगुना होता है आणविक भार। तो आप निकाल लिए 90। आणविक भार कितना निकल गया? यानी आणविक भार बराबर क्या होता है? 2 गुना वाष्प घनत्व। तो 2 गुना हो गया, 45 हो गया वाष्प घनत्व और 90 हो गया क्या? आणविक वाष्प घनत्व 45 और 90 क्या हो गया? आणविक 45 हो गया वाष्प घनत्व, 90 हो गया आपका आणविक भार। तो इस तरह से आप जितना भी हम लिख रहे हैं उसको आप स्क्रीन में लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, छोटा स्क्रीन होता है, इसलिए आप सुन के भी आप लिख सकते हैं। वीडियो को धीरे धीरे सुनिए। आपको तैयारी करना है तो बस आप कॉपी पेन ले करके लिखिए। उसके बाद एक बार लिख लीजिए, उसके बाद दोबारा वीडियो को देखिएगा, आपको सब चीज़ समझ में आएगा। एक बार कम से कम नोट्स कॉपी में लिखिए, कॉपी कलम लेके बैठिए और वीडियो को देख करके सुनते हुए जितना भी हम लिख रहे हैं उसको लिख लीजिएगा। जैसे जैसे बोल रहे हैं फिर आपके बाद दोबारा 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपके लिए फिर समस्या नहीं रहेगा। तो आपका वाष्प घनत्व कितना दिया हुआ है? 45। और आणविक भार बराबर सूत्र क्या होता है? आणविक भार बराबर क्या होता है? 2 गुना वाष्प घनत्व। 2 से गुना किया कितना? 90। तो 45 है आपका वाष्प घनत्व और 90 कितना? 90 क्या निकल गया? आपका निकल गया आणविक भार। तो मूलानुपाती सूत्र का क्या होता है? सूत्र मूलानुपाती सूत्र जो होता है आपका, तो मूलानुपाती सूत्र आपका क्या हो गया? इसका सूत्र होता है, देखिए एक बार हम लिख देते हैं। लिखने में दिक्कत होता है लेकिन क्या कर सकते हैं, आप लोगों के लिए मेहनत हम कर सकते हैं। चलिए, वाष्प घनत्व कितना हो गया? 45। इसके बाद आपका क्या आणविक भार। आणविक भार देखिए हम लिखेंगे तो फिर आपको मिटाएंगे, क्योंकि नहीं मिटाएंगे तो फिर आगे फिर कैसे लिखेंगे, इसलिए आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए और आप लिख लीजिएगा। वाष्प घनत्व 45 है, तो आणविक भार बराबर क्या होता है? 2 गुना वाष्प घनत्व। क्या हो गया? 2 गुना वाष्प घनत्व। ये आपका सूत्र हो गया वाष्प घनत्व। तो 2 गुना वाष्प घनत्व, 2 गुना वाष्प घनत्व कितना? 45। तो कितना हो गया? 90। 90 क्या निकल गया आपका? आणविक भार। आणविक भार निकल गया 90। आप इसको वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। तो वाष्प घनत्व 45 है, तो आणविक भार का सूत्र क्या होता है? 2 गुना वाष्प घनत्व। तो 2 गुना 45 इसका वाष्प घनत्व तो बराबर हो गया 90। 90 निकल गया आणविक भार। आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसको लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके, या फिर बैग जाइएगा यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएँ तो। स्क्रीनशॉट से अच्छा रहेगा कि आपको स्क्रीनशॉट तो मोबाइल में रहेगा, दिमाग में नहीं रहेगा ना। और कॉपी में लिख लीजिएगा तो फिर आपके लिए क्या होगा? आजीवन आपके दिमाग में रहेगा। इसलिए आप कॉपी का सहारा लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। स्क्रीनशॉट लेने पर भी मोबाइल में रहेगा, दिमाग में आपका नहीं जाएगा। इसलिए आप कॉपी पेन लेके बैठिए और तैयारी आपका देखिए कितना अच्छा हो जाएगा पॉलिटेक्निक में। मूलानुपाती सूत्र भार देखिए, मूलानुपाती सूत्र भार यहाँ पे जो आपका मूलानुपाती सूत्र दिया है, ये जो सूत्र दिया है CH2O, तो C का द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन का कितना होता है? 12। और उसके बाद हाइड्रोजन का कितना? 1। उसका 2 गो परमाणु है, तो 2 गो अणु है, तो 2 से गुना कर दिए। फिर ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो इस तरह से आपका कितना हो गया? 12 और इधर 1 गुना 2, 12 2 14 और 16 30। तो मूलानुपाती भार कितना हो गया? मूलानुपाती भार कितना निकल गया? 30। मूलानुपाती भार कितना निकला? 30। हाइड्रोजन का 1 होता है द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1 होता है और कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16। तो हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन यहाँ पे इसका 2 अणु है, तो क्या हो गया? 2 से गुना हो गया। तो कुल मिला के आपका
मूलानुपाती सूत्र भार कितना निकल गया 30। चलिए आप लिखते जाएंगे, लिख लिए होंगे। चलिए आगे फिर मिटाते हैं, क्योंकि बिना मिटाए तो बनेगा नहीं। अब हम n निकालते हैं। अब n निकालते हैं कि n क्या है, n कितना निकलेगा। तो n जो है आपका मोलों की संख्या जो है आपका निकालना है, तब ना आपको फार्मूला बनेगा। तो अब यहाँ पर n बराबर क्या होता है, आणविक। हम अभी सब चीज़ लिखने का प्रयास कर रहे हैं, आप धीरे धीरे लिखते जाइएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ नहीं लिखेंगे तो बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो हिस्ट्री तो है नहीं। तो आणविक भार n बराबर क्या होगा, आणविक भार बता मूलानुपाती सूत्र भार। ये आपका इसका क्या है, मूलानुपाती। ये क्या है आपका फार्मूला है, मूलानुपाती सूत्र भार। ऊपर में n बराबर क्या होता है, ऊपर में आणविक भार। तो आणविक भार कितना निकला आपका 90, और मूलानुपाती सूत्र भार कितना है 30। तो 90 को 30 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ गया 3। n का मान कितना निकल गया 3, n का मान निकल गया 3, n का मान निकल गया 3। ठीक है, n का मान निकल गया 3। अब इसका निकलना है क्या, आणविक सूत्र निकालना है यौगिक का। यौगिक आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है CH2O, इसका आणविक सूत्र निकालना। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, n जो था ये n है, तो इसका n लगा देंगे तो क्या होगा CH2O, और इधर हॉल में 3, तो ये 3 क्या हो जाएगा, सबसे गुना हो जाएगा। तो C में 1 है अणु, तो क्या हो जाएगा C3 हो जाएगा। H में 2 है और 3 से गुना हो गया तो कितना हो गया H6 हो जाएगा। और ऑक्सीजन में 1 था, 3 से गुना हो गया तो कितना हो गया 3। तो इस तरह से इसका जो आणविक सूत्र निकला यौगिक का C3H6O3। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। आप बिना कॉन्सेप्ट का या बिना फार्मूला को समझे आप इसको इस तरह का क्वेश्चन को साइंस में तो कुछ भी नहीं चलेगा, ना मैथ में चलेगा, ना केमिस्ट्री में चलेगा, ना फिजिक्स में। सभी को आप तुम समझना है, कॉन्सेप्ट से पूरा भरा हुआ है, और जिसका कॉन्सेप्ट है वो तो अच्छा स्कोर कर लेगा। चलिए, तो C3H6O3 ये आपका निकल गया आणविक सूत्र। तो ऑप्शन नंबर किस में आपका है, तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी में इसका है। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी घटना टेलीविज़न चित्र के लिए उत्तरदायी होती है। कौन सी घटना टेलीविज़न चित्र के लिए उत्तरदायी होती है, रासायनिक संदीप्ति, प्रतिदीप्ति, या फिर स्फुरदीप्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 38 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिदीप्ति। क्या हो जाएगा, प्रतिदीप्ति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रतिदीप्ति। 38 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्रतिदीप्ति। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 38 तो हो गया, अब 39 नंबर देखिए। 38 का आंसर हो गया प्रतिदीप्ति। ये जो घटना है टेलीविज़न चित्र के लिए जो उत्तरदायी होता है वो क्या होता है, प्रतिदीप्ति। अब देखिए, टेलीविज़न चित्र के लिए जो प्रतिदीप्ति उत्तरदायी है, तो प्रतिदीप्त अवधारणा के अनुसार, प्रतिदीप्त का जो कॉन्सेप्ट है, प्रतिदीप्त अवधारणा के अनुसार पदार्थ के अणुओं पर ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉनों की बौछार होती है, तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित होती है। ठीक है, टेलीविज़न चित्र के अनुसार जो है वो टेलीविज़न चित्र के लिए प्रतिदीप्त उत्तरदायी है, ये बात ठीक है कि टेलीविज़न चित्र के लिए प्रतिदीप्त क्या है वो उत्तरदायी है। तो प्रतिदीप्त अवधारणा के अनुसार, प्रतिदीप्त का जो कॉन्सेप्ट है इसके अनुसार पदार्थ के अणुओं पर ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉनों की बौछार होती है, और इस तरह से क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित होता है। तो आंसर हो जाएगा प्रतिदीप्त। चलिए अगला प्रश्न आपका 39 नंबर क्वेश्चन आपका है। यहाँ कार्बन का आपका 12 क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, 6 क्या है परमाणु संख्या, और फिर आपका कार्बन का है 13 और 6, और फिर इधर कार्बन का है 14 और 6, और फिर आपका इधर आपका दूसरा है क्लोरीन का 35 17, इधर 37 17 क्लोरीन। तो ऊपर वाला जो लिखा हुआ है, ऊपर में जो यहाँ पे जो देखिए, ये वाला आपका क्या है, कार्बन है, कार्बन यौगिक है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ऊपर वाला जो है आपका क्या है, द्रव्यमान संख्या है, इसको ए से सूचित करता है। ठीक है, ए से सूचित करता है, और ए एक जो कार्बन का कितना दिया, 12 दिया है, 13 दिया है, और 14, ये क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान ऊपर में लिखा हुआ है, और इधर ये नीचे जो है परमाणु संख्या जिसको जेड से सूचित करता है, ये कितना है 6, ये क्या है 6 है, तीनों का क्या है 6 है। तो
पहला कार्बन जो आपका क्या है 6 12, मतलब 6 12 का मतलब 6 परमाणु संख्या 12 परमाणु द्रव्यमान। फिर दूसरा कार्बन है आपका 6 13, यानी परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान 13। फिर तीसरा कार्बन है 6 14, यानी परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान 14। इस तरह से दूसरा जो आपका तत्व है आपका, इधर जो सेकंड एलिमेंट है आपका क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या है 17 35। 17 35 का मतलब क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 35। फिर दूसरा क्लोरीन है आपका 17 37, क्लोरीन का द्रव्यमान क्लोरीन का जो परमाणु संख्या क्या है 17 और द्रव्यमान उसका 37। इस तरह से आपका उदाहरण दिया हुआ है और पूछ रहा है यह किसका उदाहरण है। तो आप देख पा रहे हैं कि यह क्या है, परमाणु संख्या बराबर है, यानी जेड क्या है सबका क्या है बराबर, इन इक्वल है। जेड क्या है आपका इक्वल है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है इक्वल नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, अनइक्वल, मतलब वो क्या है इक्वल नहीं है। चलिए तो इसमें किसका उदाहरण है, समस्थानिक का कि संभारिक का या फिर क्रमशः समस्थानिक या फिर संभारिक। तो कहने का मतलब है जिस तत्व का 2 या 2 से अधिक जो भी तत्व है और वो जो आपका परमाणु संख्या बराबर होगा और परमाणु द्रव्यमान बराबर नहीं होगा, तो वह किसका उदाहरण होता है। तो यह जो उदाहरण होता है आपका समस्थानिक का, क्या है समस्थानिक है। इसमें स्थान क्या है वो बराबर, इसको आइसोटोप बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं आइसोटोप, इसको बोलते हैं आइसोटोप। और ये क्या है संभारिक, संभारिक को क्या बोलते हैं आइसोबार, इसको क्या बोलते हैं आइसोबार। आइसोबार देखिए, आइसोटोप और आइसोबार क्या होता है, समस्थानिक होता है। समस्थानिक होता है क्या, उसका परमाणु संख्या आपस में बराबर होता है और परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं समस्थानिक। वैसी तत्व, वैसी संख्या या वैसी तत्व या वो क्या है जिसमें परमाणु संख्या समान हो जबकि परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसको क्या बोलते हैं समस्थानिक, जो अंग्रेजी में आइसोटोप होता है, जो कि आइसोटोप का एग्जाम्पल है। और दूसरा संभारिक का परिभाषा क्या होता है, वैसा तत्व जिसकी परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार समान हो, तो उस तरह के तत्व क्या कहलाता है संभारिक, जो अंग्रेजी में क्या होता है संभारिक को आइसोबार। तो आप समझ गए, एटॉमिक नंबर इक्वल रहेगा और एटॉमिक मास अनइक्वल रहेगा। एटॉमिक नंबर इक्वल रहेगा और एटॉमिक मास अनइक्वल रहेगा तो वह आइसोटोप के एग्जांपल हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर अनइक्वल रहेगा, एटॉमिक मास इक्वल रहेगा तो क्या हो जाएगा आइसोबार का एग्जांपल हो जाएगा। समभारिक, समभारिक मतलब क्या, समभारिक मतलब भार जिसमें बराबर हो, द्रव्यमान बराबर हो परंतु द्रव्यमान बराबर हो परंतु परमाणु संख्या बराबर नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं संभारिक। और समस्थानिक, स्थानिक मतलब संख्या परमाणु संख्या बराबर हो जबकि परमाणु द्रव्यमान बराबर नहीं हो, वैसे तत्व क्या कहलाता है समस्थानिक के उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ये जो आपका एग्जाम्पल है ये दोनों, ये आपका समस्थानिक का उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल जो है मॉडल एक छोटे सौर तंत्र के समान होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य कूलम्बिक बल गणितीय रूप से समान है। तो इसमें कौन सा सूत्र इसका सही है, तो इसके लिए जो है उसका जो आप जानते हैं कि किसी परमाणु का जो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जो है वो क्या है एक छोटे सौरमंडल के समान होता है। किसी परमाणु का रदरफोर्ड परमाणु मॉडल एक छोटे सौरमंडल के समान होता है जिसमें क्या होता है सूर्य नाभिक के समान होता है और ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉन के समान होता है। ठीक है, सूर्य क्या होता है वो सूर्य जो है क्या आपका नाभिक के समान होता है और ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉन के समान होता है। और यह इसका जो गणितीय सूत्र हो जाएगा आपका Gm1m2/r², 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 मतलब ये बोला। ऑप्शन नंबर किसमें आ जाएगा सी हो जाएगा 40 का। तो क्या हो जाएगा आपका तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो रूप के क्या होता है बराबर होता है, तो Gm1m2/r², तो Gm1m2/r², तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब सीधा समझो ना, गुरुत्वीय बल
ये सब तो नहीं है, ये सब तो कुछ नहीं, तो ये तो इसका नहीं है, नहीं आपका जो ये सब तो ऐसे ही दे दिया, आपका सही सूत्र नहीं है। जब गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र जो होता है उसी को आपको एक घुमा फिरा के आपको बता रहा है। तो आपको बता दिए किसी परमाणु का रदरफोर्ड परमाणु मॉडल एक छोटे सौरमंडल के समान होता है, जिसमें सूर्य नाभिक के समान होता है और ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉन के समान होता है, और इसका जो गणित रूप जो होता है क्या होता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। और M1 M2 क्या है आपका, देखिए तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स F बराबर क्या होता है, G M1 M2 बट्टा R²। ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जहाँ G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और M1 और M2 क्या है, द्रव्यमान है, और R क्या है, R जो है क्या हुआ, M1 और M2 द्रव्यमान के बीच की दूरी, और G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो आप समझ गए ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र है उसी को आपको पूछा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या हो गया, F बराबर क्या हो, G M1 M2 अपॉन R²। M क्या है, दो पिंडों के द्रव्यमान, और G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, F क्या है, फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, R क्या है, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के बल का सूत्र पूछा था, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा। बस इसे घुमा फिरा पूछा हुआ है, क्वेश्चन इधर उधर किया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C इसका सही हो जाएगा। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए अगला प्रश्न, सिंपल सा क्वेश्चन था, गुरुत्वाकर्षण का बल का सूत्र पूछा था, ये चीज़ आपको घुमा फिरा के आपको ये कर रहा है। अब देखिए 40 हो गया, अब 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, आप देख रहे हैं बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा परीक्षा में, क्योंकि आपका सभी प्रश्न आपको इस वीडियो से, या जितना भी हम वीडियो करा रहे हैं इन सब वीडियो में से ही आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम आपके लिए लेकर के आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जितना भी प्रीवियस ईयर है सभी पेपर को हम एग्जाम तक में करा देंगे, बहुत सारा प्रीवियस ईयर अपलोड कर देंगे, जो कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आप सभी वीडियो को वॉच कीजिए, जितना हो सकता है हम आपके लिए चैनल पर अपलोड करेंगे। आप लोग चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, और आप लोग अपना भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप चैनल को सपोर्ट करते हैं, आपका इस चैनल को देखते हैं, इस सभी वीडियो को अच्छा से वॉच करते हैं, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, रिजल्ट भी आपका 100% गारंटी है कि आप अच्छा नंबर से आप बिहार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में आप पास करेंगे, क्योंकि इतना अच्छा क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, रदरफोर्ड मॉडल व्याख्या नहीं करता है। रदरफोर्ड मॉडल व्याख्या नहीं करता है, किसका व्याख्या नहीं करता है, किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना की, किसी परमाणु के अस्थायित्व की, या फिर विकल्प A और B दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए रदरफोर्ड मॉडल जो है किसकी व्याख्या नहीं करता है, रदरफोर्ड मॉडल जो है वह किसकी व्याख्या नहीं करता है। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल की जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना एवं अस्थायित्व को समझने में जो वो असफल रहा, तो वह जो है वो किसका व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C, ऑप्शन नंबर C, A और B दोनों। रदरफोर्ड मॉडल व्याख्या नहीं करता है, मतलब A को भी नहीं करता है, किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या नहीं करता है, और दूसरा किसी परमाणु के अस्थायित्व की, मतलब दोनों, किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना की इसकी भी व्याख्या नहीं करता है रदर परमाणु मॉडल, रदर मॉडल परमाणु का जो, और दूसरी किसी परमाणु के अस्थायित्व की भी व्याख्या नहीं करता है। इस तरह से A और B दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रदरफोर्ड मॉडल जो है किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना की और किसी परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। मतलब सीधा सीधा समझना है, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वह क्या करता है, परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना एवं अस्थायित्व को समझने में असफल रहा, मतलब उसको वह व्याख्या वह नहीं करता। ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न आपका है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन आपका है शुद्ध जल का pH मान होता है, शुद्ध pH मान, शुद्ध जो है आपका शुद्ध जल का pH मान होता है, तो कितना होता है, जो शुद्ध जल का जो pH मान होता है आपका 7 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C इसका हो जाएगा,
क्योंकि जल आप जानते हैं उदासीन होता है और उदासीन का pH मान कितना होता है 7। शुद्ध जल क्या होता है उदासीन होता है और उदासीन का जो उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है 7। तो जल क्या है एक उदासीन है और इसका pH मान कितना है 7। तो उदासीन का pH मान कितना होता है 7, तो जल का pH मान कितना हो गया 7। तो अब जानते हैं pH स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ pH का फुल फॉर्म क्या बोले, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन, दोनों होता है। pH का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है और पावर ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। और pH स्केल का जो खोज हुआ है 1909 ईस्वी में हुआ है। 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। pH स्केल का खोज कब हुआ, 1909 ईस्वी में किया गया है और इसका श्रेय किसको जाता है, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक को। और pH का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे पूछा है। और अब जानते हैं कि pH स्केल में 7 से अधिक होगा तो क्षार हो जाएगा और 7 से कम होगा pH मान तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। और 7 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन होगा। तो जल क्या है, उदासीन होता है, इसलिए इसका pH मान कितना हो गया 7। ऑप्शन वन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है आपका, एक विलयन का pH मान 3 है और विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी। देखिए यहाँ पे 10⁻³ मोल पर लीटर, 10⁻⁻6 मोल पर लीटर, 10⁻³ मोल पर लीटर या फिर 10⁻⁻9 मोल पर लीटर। तो pH मान 3 है और विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है, इसके लिए क्या एक फार्मूला है, देखिए क्या है, H प्लस आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन मतलब H प्लस आयन बराबर क्या है 10 पर पावर माइनस pH, 10 पर पावर माइनस pH हो गया। तो H प्लस आयन जो हो गया आपका, तो H प्लस आयन जो आपका हो गया, H प्लस आयन का मान आपका कितना निकल गया, तो 10 पर पावर माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर आपका pH मान कितना दिया 3, तो 10 पर पावर प्लस 10 पर पावर 3 हो जाएगा। और क्या लिखा है उसका मात्रक क्या होता है pH मान का, मोल पर लीटर। तो ऑप्शन नंबर किस में है 10 पर माइनस 3, तो ऑप्शन नंबर क्या ए 43 का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इसका सही हो जाएगा। 10 पर पावर माइनस 3 मोल लीटर, 10 पर पावर माइनस 3 मोल लीटर। कैसे बनेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है सूत्र आपको फिर से एक बार लिख दे रहे हैं। H प्लस आयन, H प्लस आयन का मतलब होता है हाइड्रोजन प्लस आयन बराबर क्या सूत्र होता है 10 पर पावर माइनस pH। तो यहाँ पर H प्लस आयन पूछा है, तो H प्लस आयन जो आपका हो गया आपका 10 पर पावर H pH मान कितना दिया 3, यहाँ पे क्या हो गया माइनस 3। और इसका मात्रक क्या होता है मोल, इसका pH मान का मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। H प्लस आयन बराबर होता है 10 पर पावर माइनस pH सूत्र होता है। तो H प्लस आयन पूछा है तो 10 पर पावर माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि pH मान आपका 3 है। तो इस तरह से इसका मात्रक लगा देंगे मोल पर लीटर, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न फार्मूला पूछा है। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र आपको बताना है। इस माइक्रोकॉस्मिक लवण क्या सूत्र क्या होता है, Na.NH4.HPO4। तो कहाँ पर है Na.NH4.HPO4। तो ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका कॉस्मिक लवण का सूत्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोकॉस्मिक लवण का आपको सूत्र पूछा है, तो NaNH4 इंटू या डॉट जो बोलो सब प्रोडक्ट में ही है HPO4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र। चलिए अगला प्रश्न आपका है 45 नंबर क्वेश्चन, अयस्कों के सांद्रण के लिए फेन प्लवन विधि निम्न में से किस एक का
व्यवहारिक अनुप्रयोग है। अयस्कों के सांद्रण के लिए फेन प्लवन विधि निम्न में से किस एक का व्यवहारिक अनुप्रयोग है? तो शोषण का, अवसादन का, अधिशोधन का या फिर स्कंदन का। तो ये जो फेन उत्प्लवन विधि जो है आपका, फेन प्लवन विधि वो किसका एक व्यवहारिक अनुप्रयोग है, किसका एक एप्लीकेशन है, एक जो बिहेवियर एप्लीकेशन किसका है, किसका प्रयोग है? तो फेन उत्प्लवन विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 जो आपका अयस्कों के सांद्रण के लिए जो फेन प्लवन विधि जो अधिशोषण का एक व्यवहारिक अनुप्रयोग है, अधिशोषण का एक व्यवहारिक अनुप्रयोग है। तो 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर किस में है? वी में। ऑप्शन नंबर वी इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अयस्कों के सांद्रण के लिए फेन प्लवन विधि अधिशोधन का एक व्यवहारिक अनुप्रयोग है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फेन। आप ध्यान से वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे तो आपको सभी प्रश्न का आंसर आप याद हो जाएगा। 2 बार 3 बार देख लेंगे, सभी क्वेश्चन का आंसर आप करने में कैपेबल हो जाएंगे। आप सभी क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा अच्छा से, वीडियो को वॉच करते हैं तो क्या है? अयस्कों के सांद्रण के लिए फेन प्लवन विधि अधिशोधन का एक व्यवहारिक अनुप्रयोग है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 46 नंबर क्वेश्चन। जंगरोधी इस्पात जंगरोधक होते हैं। जंगरोधी इस्पात जो है, इस्पात किसको होता है? स्टील को जंगरोधक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका क्या कारण है जंगरोधी इस्पात जंगरोधक होने का? चलिए तो इसका जो कारण हो जाएगा, देखिए जंगरोधी इस्पात जंगरोधक होते हैं, ठीक है, लेकिन इसका कारण है क्योंकि यह एक रासायनिक समीकरणमितीय यौगिक बनाता है। इसलिए जंगरोधक इस्पात जंगरोधक होते हैं क्योंकि इसका कारण है रस समीकरणमितीय यौगिक बनाता है। इसका मतलब आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 46 का बी जंगरोधी इस्पात जंगरोधक होते हैं क्योंकि एक रस समीकरणमितीय यौगिक बन जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपका, निम्न धातुओं में कौन सी संक्रामक धातु है? जिंक, कैडमियम, पारा और स्कैंडियम। तो जिंक का सूत्र क्या होता है? Zn, संकेत Zn होता है। कैडमियम क्या होता है? Cd। पारा क्या होता है? Hg। और स्कैंडियम क्या होता है? Sc। ये आपका संकेत है, इसको भी याद रखेंगे क्योंकि क्या पता है कुछ भी पूछ दे। चलिए तो यहाँ पर आपको पूछा है कि इनमें से संक्रमण धातु क्या है? तो संक्रमण धातु क्या है? तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपका 47 का आंसर हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा स्कैंडियम। क्या हो जाएगा? स्कैंडियम। लेकिन इसको जान लीजिए कि संक्रमण धातु होता क्या है, आप कितना रटेंगे। स्कैंडियम का इनमें से क्या है? स्कैंडियम क्या है? संक्रमण धातु है। आप देखिए संक्रमण धातु क्या होता है, जान लीजिए थोड़ा सा। समूह 12 के जो जिंक जो आपका है वो कैडमियम और मरकरी में मूल अवस्था के साथ साथ उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में पूर्ण भरे D⁻10 विन्यास जो है वो क्या है, वो इन्हें संक्रमण धातु नहीं माना जाता है क्योंकि चूँकि 3 संक्रमण श्रेणी के अंतिम सदस्य होने के कारण उनके रासायनिक विज्ञान को संक्रमण धातु के रसायन विज्ञान के साथ अध्ययन किया जाता है। तो आपको देखिए, तो इसको आप एकदम सीधा शब्दों में समझिए कि संक्रमण धातु होता क्या। देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा किसका? जिंक का, कैडमियम का, कैडमियम का और पारा का और स्कैंडियम का। यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो D⁻10 जो है 10 जो है आपका क्या है? D⁻10 जो है वो इसका विन्यास आएगा और उसमें क्या है वो पूरा क्या होगा? ऑक्सीकरण अवस्था में जो पूर्ण रूप से वो भरा रहता है। ये क्या हो? D⁻10 वो पूरा भरा रहता है, जिंक में भी और कैडमियम में भी और पारा में भी, जो कि वो क्या है? संक्रमण धातु में ऐसा नहीं होता है। तो संक्रमण धातु में ये क्या है? संक्रमण धातु, यहाँ पे संक्रमण धातु बोल रहा है कौन है? तो ऐसा संक्रमण धातु में ऐसा नहीं होता है। यानी कहने मतलब D जो है वो पूर्ण रूप से भरा नहीं होता है। तो D जो नहीं पूर्ण रूप से भरा होता है वही क्या होता है? संक्रमण धातु होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। और इसमें क्या होता है? जिंक, कैडमियम और पारा का क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर क्या हो जाएगा? D⁻10 आ जाएगा। नहीं पूरा वो क्या होता है? वो विन्यास में वो पूरा D भरा होता है, जो कि D खाली होना चाहिए। D में क्या होता है? पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पूरा भरा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने पर D पूरा वो भरा नहीं रहता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इसका संक्रमण धातु के उदाहरण होंगे। चलिए
अब 48 नंबर क्वेश्चन, लोहा और इस्पात किस उत्पादन पर आधारित है? लोहा और इस्पात किस उत्पादन पर आधारित है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका लोहा और क्या है, लोहा और जो है इस्पात किस उत्पादन पर आधारित है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यह सभी पर वो आधारित है। लोहा और इस्पात जो है वो सभी उत्पादन पर आधारित है। लोहा ऑक्साइड के अपचयन पर भी आधारित है, अशुद्धियों के निष्कासन पर भी आधारित है, कार्बन तथा मिश्र धातु जैसे क्रोमियम, मैग्नीज और निकेल के योग पर भी आधारित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट हो जाएगा। लोहा और इस्पात किस उत्पादन पर आधारित है? तो सभी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि लोहा और इस्पात का जो उत्पादन होता है वो कार्बन तथा मिश्र धातु जैसे क्रोमियम, जो लोहा और इस्पात का जो उत्पादन होता है कार्बन तथा मिश्र धातु जो है, जैसे कार्बन के साथ जो मिलता है क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया और निकेल के योग से ही लोहा ऑक्साइड के अपचयन और जो उसका अशुद्धियों का निष्कासन पर आधारित होता है। तो इसलिए इनमें सभी इसका सही हो जाएगा। लोहा कार्बन के साथ मिल करके या इन सभी मिश्र धातु को मिलाने पर भी वो क्या होता है, वो लोहा और इस्पात का उत्पादन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न आपका है 49 नंबर क्वेश्चन, यौगिक बैटरी उद्योगों में उपयोग होती है। यौगिक बैटरी उद्योगों में क्या उपयोग होता है? MnO2, Zn, Ni, निकेल और इधर कैडमियम, इनमें से सभी। तो यह सभी। तो 49 नंबर जो आपका है, किस में यौगिक बैटरी उद्योगों में उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है? तो इसमें क्या चीज़ का उपयोग होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। यौगिक बैटरी उद्योगों में MnO2 का भी उपयोग होता है, जिंक का भी उपयोग होता है और निकेल और कैडमियम का भी उपयोग होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। MnO2 का उपयोग शुष्क बैटरी सेल में किया जाता है और आपका Zn और निकेल और कैडमियम का उपयोग बैटरी कारखाने में होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न आपका, भारी जल का सही प्रदर्शन क्या है? भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। ऑप्शन नंबर क्या है? वी। भारी जल का जल का बोलेगा तो H2O और भारी जल D2O। इसका जो रासायनिक नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड और ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 50 का क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, D2O। भारी जल जो है वो भारी हाइड्रोजन, जिसका पूरा नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जल में क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O। और यह क्या है? भारी जल बोला, इसलिए भारी जल में D2O होता है, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और जिसे भारी जल के नाम से उसको जानते हैं। और इसे जो है D2O द्वारा क्या करते हैं? सूचित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। चलिए D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको भारी जल कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न 51 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व मानव हड्डी एवं दांत के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बन। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी। 50 का क्या हो जाएगा? 50 का क्या हो जाएगा आपका? तो 51 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी। मानव हड्डी एवं दांत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कैल्शियम। मानव शरीर में जो है, मनुष्य के शरीर की जो हड्डी होता है या फिर दांत, उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम। तो मानव शरीर की हड्डी एवं दांत में प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो तत्व क्या है? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। क्योंकि कैल्शियम जो है मानव शरीर की हड्डियों एवं दांतों में उपस्थित होता है। मानव शरीर की जो हड्डी जो हुआ और दांत में, ये क्या हुआ? कैल्शियम उपस्थित होता है। कैल्शियम मानव शरीर की हड्डियों एवं दांतों में उपस्थित होता है और लगभग शरीर के कैल्शियम का 99% मतलब 99% जो है वो अस्थियों एवं दांतों में ही उपस्थित होता है। देखिए शरीर में, जो मनुष्य के शरीर में जो कैल्शियम जो हुआ क्या हुआ? हड्डी में और दांत में,
तो 99% जो है वह शरीर की हड्डी और दांत में ही उपस्थित होता है। सोचो 1% ही इधर उधर, पूरा शरीर में जो 100% जो कैल्शियम होता है उसमें 99% अस्थि यानी हड्डी और दांत में ही उपस्थित होता है, इसलिए यहाँ प्रचुर मात्रा में क्या हो गया, कैल्शियम। अगला प्रश्न आपका 52 नंबर, वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला बनाते हैं क्या कहलाते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लो एल्केन, एल्केन या फिर एल्किन। वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, साइक्लो एल्केन। क्या कहलाता है? साइक्लो एल्केन। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, साइक्लो एल्केन। क्या कहलाता है? साइक्लो एल्केन। यदि यौगिक में कार्बन परमाणु एक बंद श्रृंखला बनाते हैं तो यौगिक क्या कहलाता है? साइक्लो एल्केन। क्या कहलाता है? साइक्लो एल्केन। यदि यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला बनाते हैं वो तो क्या कहलाता है? वह यौगिक साइक्लो एल्केन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 53 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु चतुर्थ संयोजी होता है अतः हाइड्रोजन होगा। हाँ, हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु चतुर्थ संयोजी होता है तो अतः हाइड्रोजन क्या होगा? द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी, एकल संयोजी या फिर चतुर्थ संयोजी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका हाइड्रोजन की जो प्रकृति एकल संयोजी जबकि कार्बन की चतुर्थ संयोजी होती है। हाइड्रोजन की प्रकृति क्या होता है? एकल, और जबकि कार्बन की चतुर्थ संयोजी होती है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु चतुर्थ संयोजी, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का पूछ दिया था। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? एकल। तो एकल किसमें? ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, एकल। कार्बन में हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिल के बना हो वैसा यौगिक, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिल करके जो यौगिक बनता है उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर बनता है उसको हाइड्रोकार्बन। लेकिन कार्बन में वो चतुर्थ संयोजी होता है और हाइड्रोजन में क्या होता है? एकल। तो यही चीज़ आपको बता रहे हैं कि हाइड्रोजन की प्रकृति एकल संयोजी होती है जबकि कार्बन की चतुर्थ संयोजी होती है। यहाँ पे आपको कार्बन का तो बोल दिया चतुर्थ संयोजी, तो हाइड्रोजन का पूछा क्या हो जाएगा? एकल संयोजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एकल संयोजी। 53 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए अब इस तरह से आपका और 2-4 क्वेश्चन है, तब जाकर आपका क्या हो जाएगा, ये 30 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन आपका है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस। जो हरे फलों को जो कृत्रिम रूप से जो पकाने के लिए होता है, कृत्रिम का मतलब क्या हो? जो मनुष्य के द्वारा होता है, जो घर में पकाया जाएगा तोड़ करके वो पकाता है उसको क्या बोलता है? कृत्रिम। जिसमें कुछ गैस वगैरह देता है उससे वो पकता है। तो जो कृत्रिम रूप से जो पकाने के लिए, जैसे आम का सीजन है अभी, तो आम को जो घर में जो गैस देते हैं तो वो कौन सा गैस होता है? किस गैस के कारण आम पकता है? तो एथिलीन। क्या है? एथिलीन। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी, एथिलीन। आम या कोई भी चीज़, कोई भी फल को पकाना हो कृत्रिम रूप से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोई फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उसमें प्रयुक्त गैस क्या होता है? एथिलीन गैस। एथिलीन गैस जिसका सूत्र क्या होता है? C2H4। इसका सूत्र क्या होता है? C2H4। C2H4 यह क्या है? एथिलीन गैस का सूत्र जो कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो पेड़ में पकता है वो तो आपका प्राकृतिक हो गया, प्राकृतिक रूप से हो गया, क्योंकि वो अपने आप वो पेड़ से में ही वो एथिलीन गैस भी होता है। पेड़ में भी एथिलीन गैस पेड़ में मौजूद रहता है जिसके कारण वो पक जाता है। लेकिन वो जो पेड़ से तोड़ लिया जाएगा, तोड़ने के बाद जब उसको पकाना हो तो एथिलीन गैस तो पेड़ में है, तो आप नीचे पकाने के लिए, घर में पकाने के लिए उसको जो कृत्रिम रूप से जो प्रयोग किया जाता है वो गैस का नाम क्या है? एथिलीन, जिसका सूत्र क्या है? C2H4। मतलब एथिलीन जो है C2H4 का उपयोग हरे पौधों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और पेड़ में जो पकता है, पेड़ में भी एथिलीन गैस रहता है जिसके कारण वो पेड़ में भी पकता है। तो पेड़ में जो पकता है वो तो पेड़ का एथिलीन गैस से पका, लेकिन जो घर में जो पकाएंगे तोड़ने के बाद तो वो क्या होगा? एथिलीन गैस आपको देना होगा पकाने के लिए। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला एल्कोहल क्या है? साबुनीकरण प्रक्रिया में कौन सा एल्कोहल प्राप्त होता है? एथिल एल्कोहल, कास्ट स्प्रिट, मेथिल एल्कोहल या फिर ग्लिसरॉल। तो साबुनीकरण जो प्रक्रिया होता है,
तो क्या हो जाएगा आपका 55 का डी हो जाएगा, 55 का डी ग्लिसरॉल, क्या हो जाएगा 55 का डी ग्लिसरॉल। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला अल्कोहल क्या है? ग्लिसरॉल। क्या है? साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला अल्कोहल क्या है? ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। जब वसा, देखिए साबुनीकरण होता क्या है, साबुनीकरण को आप जान लीजिए। जब वसा जो है, वसा का जो ग्लिसरॉल जो एस्टर होता है उसको क्या करता है, जल सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म किया जाता है, तो साबुन का निर्माण होता है। और इस जो प्रक्रिया इसमें जो प्रयुक्त होता है वो क्या होता है, जो प्राप्त होता है उस प्रक्रिया से जो प्राप्त होने वाला जो अल्कोहल है वो क्या है? ग्लिसरॉल। साबुनीकरण जो होता है उसमें जो प्राप्त होता है अल्कोहल उसका नाम है ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब कॉस्मेटिक पाउडर किससे बनाए जाते हैं? कॉस्मेटिक पाउडर किससे बनाए जाते हैं? एस्बेस्टस, टैल्क, जिप्सम और सर्पेंटाइन। तो जो आपका कॉस्मेटिक पाउडर जो है वो टैल्क से बनाया जाता है, टैल्क से। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 56 का क्या हो जाएगा? बी। कॉस्मेटिक पाउडर जो है वो टैल्क से बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 56 का वी हो जाएगा, टैल्क। कॉस्मेटिक पाउडर टैल्क से बनाए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। अब 56 हो गया और 4 क्वेश्चन है आपका। इसके बाद ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तब फिर मैथ का लेकर के आप लोग के लिए फिर आएंगे बहुत जल्द। दी गई अभिक्रिया में 2Na+S और इधर आपका ये अभिकारक है, ये वाला क्या अभिकारक है? जो रासायनिक अभिक्रिया का जो लेफ्ट साइड में होता है उसको अभिकारक बोलते हैं, और राइट साइड में होता है वो क्या है? उत्पाद। क्या है? उत्पाद। तो ये आपका अभिकारक है, अभिकारक जिसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और ये आपका क्या है? उत्पाद जिसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और दूसरा उत्पाद को प्रतिफल भी बोलते हैं। ये आपका उत्पाद अभिकारक है और ये आपका उत्पाद है। तो ये जो अभिक्रिया है 2Na+S और इधर आपका उत्पाद में आपका Na2S बन रहा है, तो इसमें ये जो सल्फर होता है इसमें क्या होता है? ऑक्सीकृत हो रहा है कि अपचित हो रहा है कि अपचायक हो रहा है कि इनमें से कुछ नहीं हो रहा है? तो इसमें हो रहा है, क्या हो रहा है? आपका अपचयन हो रहा है। अपचयन का मतलब अपचयित हो रहा है। ये क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। अपचयित हो रहा है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? वी। अपचयित हो रहा है। देखिए सल्फर का क्या हो रहा है? वो क्या हो रहा है? अब इलेक्ट्रॉन का जो ग्रहण करना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं? आपका अपचयन होता है। इलेक्ट्रॉन का जो ग्रहण होता है उसको क्या बोलते हैं? अपचयन। यहाँ पे देखो सोडियम में कितना है? सोडियम में क्या है? इस सोडियम में क्या आपका सोडियम में इसका अणुओं की संख्या नहीं है। क्या अणुओं की संख्या उसमें 1 है। यहाँ पे कितना आ गया? 2। इलेक्ट्रॉन क्या किया? ग्रहण किया। इलेक्ट्रॉन क्या किया? ग्रहण किया। इसमें सोडियम 1 अणु है, ये इसको ये तो बैलेंस करने के लिए दिया है। ये तो आपका ये तो दो आगे जो लगा है ये बैलेंस है। इसमें यहाँ देखना है राइट में जो होता है वो अणु की संख्या होता है। तो सोडियम में अणु की संख्या कितना? n है, लेकिन इसमें क्या हो गया? उत्पाद में जाकर कितना आ गया? 2। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। तो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होता है, क्या होता है? अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? अपचयन हो गया। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 20 का 57 का भी हो जाएगा, अपचयित हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होना क्या होता है? अपचयन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया, क्योंकि सोडियम में इसमें इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? अणुओं की संख्या 1 है और यहाँ पे कितना? 2, इसलिए वृद्धि हो गया, तो अपचयन हो गया। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपका CO एवं H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या रूप से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO किसको बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को किस नाम से जाना जाता है? संश्लेषित गैस, प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस, या इनमें से ए भी दोनों। तो 58 का क्या हो जाएगा? हाँ 58 है। तो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा हाइड्रोजन का जो मिश्रण है वो क्या है? वाटर गैस कहलाता है। क्या कहलाता है? वाटर गैस। लेकिन इससे क्या है? तथा इसे संश्लेषित गैस भी कहा जाता है। इस तरह से आपका देखिए ये आपका क्या हो गया? वाटर गैस हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को वाटर गैस कहते हैं, ये तो आपका सही है। लेकिन वाटर गैस को संश्लेषित गैस भी कहा जाता है, संश्लेषित गैस भी कहा जाता है। तो इस तरह से क्या हो गया? ए और बी दोनों सही हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों।
अब यहाँ पे यदि कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह यदि नाइट्रोजन गैस मिला देते तो उसको प्रोड्यूसर गैस हो जाता। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को वाटर गैस कहता है। वाटर गैस को संश्लेषित गैस भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस मिला देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो वो प्रोड्यूसर गैस हो जाता है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आपका, और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसके बाद वह कंप्लीट हो जाएगा। नेफ्थलीन को सरलता से शोषित किया जाता है। नेफ्थलीन को सरलता से शोषित किया जाता है किस विधि द्वारा? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा, क्रिस्टलन विधि द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा। तो नेफ्थलीन को सरलता से शोषित किया जाता है, उस विधि का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा नेफ्थलीन को सरलता से शोषित किया जाता है। जो पदार्थ जो गर्म करने पर जो ऊर्ध्वपातीय होता है उसे ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है, अतः नेफ्थलीन को ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। पदार्थ जो गर्म करने पर ऊर्ध्वपातनीय हो जाता है उसे ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है, और अतः नेफ्थलीन को ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो नेफ्थलीन को सरलता से शोधित करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका इस सेट का 60 नंबर क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों के शोधन, पृथक्करण व शुद्धता की जांच के लिए आधुनिक विधि क्या है? वर्णलेखन, विभेदी क्रिस्टलन, भाप आसवन या फिर ऊर्ध्वपातन। तो इसका जो कार्बनिक यौगिकों के शोधन, पृथक्करण, शुद्धता की जांच के लिए आधुनिक विधि का जो प्रयोग होता है वो विधि का क्या नाम है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, उस विधि का नाम है आपका वर्णलेखन। वर्णलेखन विधि, वर्णलेखन विधि। कार्बनिक यौगिकों के शोधन, पृथक्करण व शुद्धता की जांच के लिए आधुनिक विधि क्या है? वर्णलेखन विधि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वर्णलेखन शोधन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक है। वर्णलेखन जो है वह वर्णलेखन शोधन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है? विधि है, जिसका उपयोग यौगिकों को शोधन करने में किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने तथा यौगिकों की शुद्धता की जांच करने के लिए विस्तृत रूप से किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्णलेखन। कार्बनिक यौगिकों के शोधन, पृथक्करण व शुद्धता की जांच के लिए आधुनिक विधि का क्या नाम है? वर्णलेखन विधि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में 30 MCQ को कवर किया, जो प्रीवियस ईयर से था। बिहार पॉलिटेक्निक के लिए आपका केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन पेपर था और 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया, प्रीवियस ईयर से ही लिया गया था और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण था। अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए फिर लेकर के आएंगे, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।